आज हम लोग यूटिलिटी एनालिसिस ऑफ डिमांड की चर्चा करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने प्राइस एनालिसिस ऑफ डिमांड की चर्चा की थी। हम लोगों ने चर्चा किया था कि कैसे डिमांड में चेंजेस आते हैं प्राइस के वेरिएशन से, प्राइस के उतार चढ़ाव से डिमांड में किसी भी वस्तु की मांग में जो परिवर्तन आता है। इसकी चर्चा हम लोगों ने इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने की थी। अब हम लोग ये चर्चा करेंगे कि किसी भी वस्तु की जो यूटिलिटी है, उसकी जो उपयोगिता है, उस उपयोगिता के आधार पर किसी भी वस्तु के मांग में कैसे क्रमशः वृद्धि या कमी आती है, इसकी चर्चा हम लोग इसमें करने वाले हैं। और ये जो प्राइस के आधार पर जो डिमांड में परिवर्तन हो रहा था, उसकी चर्चा हम लोगों ने पिछले यूट्यूब में की थी, जिसको आप अगर देखना चाहें तो इसका लिंक जो है इस चैनल में दिया गया है। उस लिंक के आधार पर आप उसे पीछे प्राइस डिमांड एनालिसिस को भी समझ सकते हैं कि प्राइस कैसे डिमांड को इफेक्ट करता है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग शुरू करते हैं यूटिलिटी एनालिसिस ऑफ डिमांड। क्या है यूटिलिटी एनालिसिस ऑफ डिमांड, इसको हम लोग शुरू करते हैं। इसको जानने के लिए सबसे पहले तो हमें यह जानना होगा कि यूटिलिटी क्या है। यूटिलिटी के लिए भी हम लोगों ने एक अलग से वीडियो बनाया है, उसको आप देख सकते हैं। और सामान्य तौर पे अगर मैं इस वीडियो में यूटिलिटी की चर्चा करूं तो सिंपल आप यह समझ सकते हैं कि किसी भी वस्तु के उपयोग से जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, या वस्तु को प्राप्त करने की क्षमता में कमी या वृद्धि होती है वस्तु के उपयोग के पश्चात, उसे कंज्यूम करने के पश्चात, तो उसे हम लोग यूटिलिटी कह सकते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम भोजन कर रहे हैं तो हम लोग कई बार क्या होता है कि भोजन करते हैं तो एक रोटी खाते हैं, दो रोटी खाते हैं, तो उसके बाद लगता है कि अब हमें भोजन की आवश्यकता नहीं है, 4 रोटी के बाद बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, उसकी उपयोगिता के आधार पर उसके डिमांड में जो कमी आती है उसे हम लोग यूटिलिटी कह सकते हैं। अब हम लोग इसमें सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेंगे कि किस किस प्रकार के यूटिलिटी होती है, यूटिलिटी को मेजर कैसे किया जा सकता है। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण प्रकार है यूटिलिटी का, वो है हमारा कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, तो कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी कहते हैं किसको है? तो सिंपली हम लोग ये कह सकते हैं कि कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी एक ऐसा मेजरमेंट है जिसे क्वांटिटी में मेजर किया जा सकता हो, जिसे नंबर में मेजर किया जा सकता हो। कि अगर हम लोग किसी भी वस्तु की इतनी क्वांटिटी उपयोग कर लेंगे तो हमारा यूटिलिटी जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह के मेजरमेंट अगर किया जा सकता है किसी भी वस्तु को, तो उसे हम लोग कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी कहते हैं। इससे सिंपली जो डिफाइन किया गया है वो है, इट इज द measurement, it is assumed that utility can be measured and can given be a definite quantity like 1 to 3। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आप नंबर में अगर यूटिलिटी काउंट कर सकते हैं तो उसे कार्डिनल यूटिलिटी कहते हैं। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा यूटिलिटी आर इंडिपेंडेंट। तो क्या होता है यूटिलिटी आर इंडिपेंडेंट? आपके हिसाब से क्या होगा? तो खैर आपके हिसाब से तो अभी मैं नहीं बात करके, अभी मैं जो हमारा डेफिनेशन करता है उसकी चर्चा करता हूँ। मार्जिनल यूटिलिटी एज्यूम्स दैट यूटिलिटी ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। मतलब क्या है कि हर वस्तु की जो यूटिलिटी होती है, मतलब विभिन्न प्रकार की वस्तु जिसका हम लोग उपभोग करते हैं, उपयोग करते हैं, तो सभी वस्तुओं की यूटिलिटी अलग अलग होती है और सभी वस्तुओं की यूटिलिटी उसकी क्वालिटी पर डिपेंड करती है। उदाहरण के तौर पे हम लोग प्रतिदिन चावल खाते हैं, प्रतिदिन दाल खाते हैं। कुछ ऐसी उपभोग की वस्तुएं हैं जो हम लोग प्रतिदिन करते हैं और हमारा उससे जी नहीं भरता, हम लोग लगातार उसका उपयोग करते रहते हैं एक डिफरेंट टाइम पे। लेकिन वहीं कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिसे अगर हम लगातार खा ले, 2 दिन खा ले, 4 दिन, तो 5वें दिन लगता है नहीं ये बहुत हो रहा है, अब इसे हमें समाप्त करने देना चाहिए। तो क्या है कि वो वस्तु की अपनी यूटिलिटी है, वो स्वतंत्र है और उस यूटिलिटी के आधार पर हम लोग जो है उस वस्तु की क्वालिटी के आधार पर हम लोग उसकी यूटिलिटी को मेजर कर पाते हैं। तो एक महत्वपूर्ण मसला ये था। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। क्या है कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी? तो इसको अगर हम डिफाइन करें तो अनदर इंपॉर्टेंट एजम्पशन इज दैट द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब क्या है कि
वस्तुओं का मार्जिनल यूटिलिटी कांस्टेंट रहता है, चाहे हम उसका उपयोग अधिक करें कम करें, कहीं ना कहीं उसके मांग में विशेष कमी या वृद्धि उसकी यूटिलिटी के आधार पर नहीं होती है, उसकी उपयोगिता के आधार पर नहीं होती है। इस सब संदर्भ में हम लोग एक और चीज समझेंगे। यूटिलिटी को तो हमने समझा ही था, दूसरा जो हमारा पॉइंट होगा वो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, इसे भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो मार्जिनल यूटिलिटी हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि जैसे किसी वस्तु का अगर हम लोग उपभोग कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि उपयोग की क्वांटिटी के आधार पर, जैसे कोई चीज हम 4 क्वांटिटी में उपयोग करना है, तो पहली क्वांटिटी जो यूटिलिटी प्रदान करेगी, दूसरी क्वांटिटी जो यूटिलिटी प्रदान करेगी, जो तीसरी क्वांटिटी, तो कहीं ना कहीं वो नीचे की तरफ घटती जाएगी। जो जो पहली रोटी से हमें रोटी की उदाहरण हम लोग ले रहे हैं बार बार, तो जो पहली रोटी से जो हमें संतुष्टि मिलेगी वो चौथी रोटी से नहीं मिलेगी। तो ये एक मार्जिनल डिफरेंस पैदा करता है यूटिलिटी का। हर एक यूनिट के बाद, हर एक यूनिट के बाद ये जो यूटिलिटी घटती जाती है, कई बार बढ़ भी जाती है, कई सारे केसेस में कांस्टेंट रहती है। तो ये जो डिफरेंसेस आते हैं उसे हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी कह सकते हैं। और जो चौथा यूटिलिटी का प्रकार है वो हमारा है इंट्रोस्पेक्शन। The marginal utility also assumes that from one's experience it is possible to draw inference about other person। मतलब वस्तु की क्वालिटी क्वांटिटी एक ही है, लेकिन यह मैन टू मैन वेरी कर सकता है। किसी के लिए यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है, किसी के लिए ये कम महत्वपूर्ण हो सकती है, किसी के लिए ये ज़्यादा उपयोगी हो सकती है, किसी के लिए वो वस्तु कम उपयोगी हो सकती है। तो हर व्यक्ति के लिए किसी एक ही वस्तु की यूटिलिटी अलग अलग हो सकती है। तो इस तरह के यूटिलिटी के मेजर को हम लोग इंट्रोस्पेक्शन के अंदर में डालते हैं। अब हम लोग आगे हम लोग पढ़ेंगे जो पहला है बेसिक लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी की चर्चा किए थे, तो मार्जिनल यूटिलिटी की चर्चा में हम लोगों ने क्या देखा कि जब किसी भी वस्तु के अलग अलग यूनिट के उपभोग से अलग अलग यूटिलिटी हमें मिलती है, अलग अलग उपयोगिता समझ में आती है, और ये उपयोगिता में क्रमशः वृद्धि या कमी जो होती है, उस कमी वृद्धि को हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। अब लॉ ऑफ डायमेंसिंग मार्जिनल यूटिलिटी की हम लोग चर्चा करेंगे। लॉ ऑफ डायमेंसिंग कैसे यूटिलिटी प्रति यूनिट पे घटता जाता है, एक ये चर्चा हम लोग करने वाले हैं। दूसरा हमारा है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, और दूसरा हमारा क्या है कि हम लोग का मार्जिनल यूटिलिटी ऑलमोस्ट इक्वल रह जाता है, बहुत फर्क नहीं पड़ता है यूनिट ऑफ कंजम्पशन के आधार पे। तो ये हम लोगों का दो महत्वपूर्ण, हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी का दो महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकता है। पहला पॉइंट हमारा लॉ ऑफ डायमेंसिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, और दूसरा पॉइंट है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इस दोनों विषय की हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं। अब सबसे पहले हम लोग लॉ ऑफ डायमेंसिंग मार्जिनल यूटिलिटी को एक एग्जाम्पल के आधार पे हम लोग समझ सकते हैं। जैसे यहाँ जो लिखता है वो है दिस लॉ कैन बी स्टेटेड एज द फॉल इन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एनी गुड ड्यू टू सक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ द गुड। मतलब कि जैसे हम लोग किसी वस्तु की उपयोग को कंज्यूम करना शुरू करते हैं, तो हर सक्सेसिव कंजम्पशन के बाद, जैसे एक पहली वस्तु का जब हम लोगों ने कंज्यूम किया पहले यूनिट को, फिर दूसरे यूनिट को जब हम लोगों ने कंज्यूम किया तीसरे यूनिट को, तो हर एक यूनिट बढ़ते हुए यूनिट के साथ उसकी उपयोगिता जो है कहीं ना कहीं कम होती चली जाती है। तो उस स्थिति को हम लोग डायमेंसिंग मार्जिनल यूटिलिटी कह सकते हैं कि हर यूनिट के साथ जो यूटिलिटी है वो डायमेंस होती जा रही है। वर्ड से ही क्लियर हो रहा है। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पे जहाँ समझाएगा, सपोज अ पर्सन स्टार्ट्स ईटिंग टोस्ट, द फर्स्ट टोस्ट गिव्स हिम ग्रेट प्लेजर, बाय द टाइम टेकिंग सेकंड द इल लेस सेटिस्फैक्शन। वही चीज़ सामने में आ रहा है कि जब पहला टोस्ट जो है वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत स्वादिष्ट लगता है, दूसरे में नॉर्मल सा लगता है, तीसरे में जो है बहुत ज़्यादा लगने लगता है, और चौथा कई बार निगेटिव इम्पैक्ट भी डाल देता है कि हम लोग अपने ज़रूरत से ज़्यादा उपभोग करने के बाद हमें वो वस्तु खराब लगने लगती है, या वोमिटिंग टेंडेंसी आ जाती है, हमें लगता है कि नहीं यह बहुत अधिक हो रहा है। तो ये निगेटिव यूटिलिटी तक चला जा सकता है।
नेक्स्ट है हमारा इसी चीज़ को जो ग्राफ के थ्रू समझाया गया है कि पहला यूनिट हमारा, अगर हम लोग ये यूटिलिटी की बात करें तो 20 ग्राफ में दिखा रहा है। दूसरा हमारा रोटी कंज्यूम करते हैं तो वो घट के 15 हो जा रहा है। और लास्टली आप देखेंगे कि यह निगेटिव भी एक जगह पर जाकर निगेटिव भी हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यह चीज़ जो है आप आसानी से समझ सकते हैं कि कैसे डायमेंस होता चला जाता है यूटिलिटी नंबर ऑफ यूनिट ऑफ कंजम्पशन के आधार पर। उसे ही फिर दूसरे ग्राफ के आधार पर बिल्कुल उसी प्रकार से समझाया गया है। यह भी बिल्कुल वैसा ही ग्राफ है, इसमें कुछ विशेष आपको अलग से देखने को नहीं मिलेगा। हर एक यूनिट पे जो है आप देखिए यहाँ पे कुछ डिफरेंसेज आते जा रहे हैं और मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती जा रही है। अब हम इसके लिमिटेशंस की बात करेंगे कि जो डायमेंसिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ लॉ है उसके लिमिटेशंस क्या क्या है। तो उसके लिमिटेशंस की बात करें तो सबसे पहले क्या है, जो पहला पॉइंट है वो है हमारा सुटेबल यूनिट। सुटेबल यूनिट होना चाहिए। दूसरा सुटेबल टाइम होना चाहिए। तीसरा नो कंज्यूमर चेंजेस एंड टेस्ट होना चाहिए। चौथा हमारा नॉर्मल पर्सन्स के लिए होना चाहिए। तो मतलब ये जो हमारा है उसको हम लोग इन्हीं 3-4 सिचुएशन पे यूज़ कर सकते हैं। सुटेबल यूनिट्स का मतलब कि आप उसे काउंट कर सकते हैं। जैसे हम लोग टोस्ट की बात कर रहे थे, रोटी की बात कर रहे थे, ब्रेड की बात कर रहे थे, समोसा की बात करें, मिठाई की बात करें, तो ये काउंटेबल होना चाहिए। सुटेबल टाइम की बात कर रहे हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि मान लीजिए हमारे किसी भी वस्तु के उपभोग का एक नियत समय होता है। अब ब्रेकफास्ट के टाइम में जो है डिनर नहीं कर सकते हैं, डिनर के टाइम में ब्रेकफास्ट नहीं कर सकते हैं, तो उस हिसाब से भी हमारा कंजम्पशन वैरी करता है। सुबह में अगर हम लोग 6 रोटी अगर कोई खाता हो, कोई 4 रोटी खाता हो, तो ज़रूरी नहीं है कि दोपहर में रोटी खाएगा। उस टाइम में उसके लिए सुटेबल टाइम नहीं है रोटी के लिए। तो यहाँ पे क्या है, क्वालिटी, क्वांटिटी, टाइमिंग सारा कुछ मैटर करता है यूटिलिटी को देखते हुए। उसके बाद है क्या, नो चेंजेस इन कंज्यूमर टेस्ट। कंज्यूमर के टेस्ट में भी किसी भी प्रकार का अगर चेंज नहीं है तभी हम लोग ये काउंट कर सकते हैं। नहीं तो कंज्यूमर का टेस्ट भी वेरी करता है मेन टू मेन। यह किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। इस हिसाब से हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया था कि एक चीज़ की यूटिलिटी अलग अलग हो सकती है अलग अलग लोगों के लिए। और चौथा जो कह रहा है ये डायमेंसिंग के लिए, पर्सन मस्ट ऑलवेज बी नॉर्मल पर्सन के लिए इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो ये सारे लिमिटेशंस हैं, ये आपको हर जगह पे काम नहीं आएगा। तो इस लिमिटेशन को छोड़कर ही आप इस की बात कर सकते हैं। अब हमारा जो कुछ और पॉइंट है वो है, एक कांस्टेंट इनकम हो, दूसरा रेयर कलेक्शन हो, तीसरा फैशन। तो ये सब इस सब तरह के जो कुछ पॉइंट्स हैं ये भी हमारा मायने रखता है। मायने क्या रखता है, तो जैसे आप देखें कांस्टेंट इनकम की बात करें तो इट इज ऑल्सो एसेंशियल दैट द इनकम रिमेन्स द सेम, एनी चेंजेस ऑफ इनकम विल फॉल्सली द लॉ। मतलब अगर आपका इनकम कांस्टेंट नहीं है, आपके इनकम में किसी भी प्रकार का वेरिएशन आ रहा है, तो आपका ये जो लॉ है वो गलत साबित हो जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग अपने इनकम के आधार पर अपने एक्सपेंडिचर को मैनेज करते हैं। हमारा इनकम अगर कम होगा तो कहीं ना कहीं हमारा एक्सपेंडिचर डाउन होगा, एक्सपेंडिचर डाउन होगा तो यूटिलिटी को वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा। दूसरा है रेयर कलेक्शन। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका कलेक्शन बहुत रेयर होता है, तो उन सारी चीज़ों पे यूटिलिटी का ये जो लॉ है वो इफेक्ट नहीं डालता है। फैशन के मामले में वो इफेक्ट नहीं डालता है। तो ये सारे एक्सेप्शंस हो सकते हैं, लिमिटेशंस हो सकते हैं। और इसी के साथ ही हम लोग जो है अगला जो हम लोग का पॉइंट है मार्जिनल यूटिलिटी, जो एक अलग व्यापक विषय है। मार्जिनल यूटिलिटी की चर्चा जो है हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और मार्जिनल यूटिलिटी के लिए आपका स्वागत करने के लिए तत्पर रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।